P2 में दी दो क्वेश्चंस, दो पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चंस होंगे, एक 8 मार्क का होगा, एक 12 मार्क का होगा। ठीक है, ये तो सेट स्टैंडर्ड है, हमें पता है। उसके बाद 8 मार्क। अच्छा, 8 मार्क जो क्वेश्चन है वो दो टाइप्स के होंगे। ठीक है, एक होगा जिसके अंदर लिखा होगा एक्सप्लेन 4 वेज मार्केट रिसर्च कैन हेल्प अ बिजनेस, या फिर होगा एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ईच ऑफ द फॉलोइंग टीएससी स्टेक होल्डर्स माइट हैव। अब इन दोनों में या तो 4 वेज बता रहे हैं या वन वे ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने दोनों के 4 पार्ट्स किए हुए एक क्वेश्चन के डिवाइड हो रही है, यानी कि वो दोनों जो है 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो कितने मार्क्स का पार्ट बन गया? 2 मार्क्स का पार्ट बन गया। ये है फर्स्ट वे ऑफ आस्किंग 8 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। दो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, दो क्वेश्चन दूसरी टाइप के आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हर पॉइंट में दो पॉइंट्स आपके चाहिए, एक नॉलेज और एक एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन हम कहां पे करेंगे? जहां पे नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन, या उसका वही बात जिस तरह हमने P1 में किया था कि टीएससी का नाम गिवन है। अब नाउ दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, सो वी हैव टू डू एप्लीकेशन। In the first question, explain 4 ways market research information can help a business. Now, this is a general question. No application is required क्योंकि इन्होंने name of a company has not been used. तो हम उसकी जगह एप्लीकेशन की जगह एनालिसिस करेंगे, यानी कि अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो वन नॉलेज एंड वन एक्सप्लेनेशन, ये आपके हर क्वेश्चन के, अगर वो 8 मार्क के क्वेश्चन में कोई 4 पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन करता है तो सिर्फ आपने ये बताना है, डिटेल्ड नॉलेज नहीं देनी, सिर्फ आपने नॉलेज का पॉइंट देना है और उसको एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, कि वो एप्लीकेशन कैसे है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आ सकता है एसी 8 मार्क क्वेश्चन में, प्लेन वन वे ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स मे अफेक्ट टीएससी एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। अब उसने उसी क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया हुआ है, देखो पीछे हमें कितने दिए थे, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स, 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। इसमें हमें वो उसने वही 4 की बजाय 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ही इज जस्ट आस्किंग व्हाट इज द cultural difference is going to have an impact, what is the lack of knowledge going to have an impact in new market। अब यहाँ पे 2 मार्क का क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए ईच पार्ट वुड बी ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, अब वो किस तरह डिवाइड होंगे? हर पॉइंट के दो एक एक नॉलेज, और हर पॉइंट का एक एक एनालिसिस, हर पॉइंट का एक एक एप्लीकेशन, और हर पॉइंट का एक एक फर्दर एनालिसिस होगा। यानी कि आपको नॉलेज भी करना है, एनालिसिस भी करना है, एप्लीकेशन भी करना है, फर्दर एनालिसिस भी करना है। ठीक है, ये आपको 8 मार्क के सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में जरूरी आएगा। ठीक है, अब अगेन इसमें 2 में डिवाइडेड है और इसमें वही क्वेश्चन 4 में। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्टिव ईच ऑफ द फॉलोइंग टीएससी स्टेक होल्डर माइट हैव, अब मैं इसमें बजाय 4 पार्ट्स है, शेयर होल्डर, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज और कस्टमर के बजाय मैं शेयर होल्डर्स और सप्लायर्स ही की बात करूंगा, तो अब क्वेश्चन की डिमांड चेंज हो जाएगी। अगर 2 मैं पूछता हूं तो फिर आपको ईच वुड बी ऑफ गिवन 4 मार्क्स। ठीक है, उससे अटेम्प्ट करना है, यानी कि उसमें नॉलेज भी देना है, एप्लीकेशन भी देना है, एनालिसिस भी करना है, एप्लीकेशन भी करनी है और फर्दर एनालिसिस भी करना है। अगर मैं इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दूंगा, अब उसी को आपने मार्किंग स्कीम को डिवाइड करके 2 पार्ट्स में 2 मार्क्स ईच में आंसर करना है। उसमें नॉलेज होगा और एप्लीकेशन होगा, या नॉलेज होगा एनालिसिस होगा। बहुत अब जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि एप्लीकेशन ना करनी पड़े, एप्लीकेशन ना करनी पड़े। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नॉलेज और एप्लीकेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं उसके अंदर एनालिसिस नहीं कराते, एप्लीकेशन कराते हैं। थ्योरी यही है कि अगर नेम ऑफ द कंपनी इज गिवन तो आपने एप्लीकेशन करनी है, इफ द नेम ऑफ कंपनी इज नॉट गिवन तब आपने एनालिसिस करना है। अब हम इसको जरा थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो, एक्सप्लेन वन वे each of the following problems may affect TSE when entering a new market in another country। ठीक है, ये बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी है, जब आप दूसरी कंट्रीज में जाके आप अपनी बिजनेस ओपन करते हैं तो व्हाट आर द कल्चरल डिफरेंसेस।
तो मैंने कल्चर डिफरेंस में लिखा है मे इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अफेक्ट टीएससी व्हेन एंटरिंग न्यू मार्केट्स। प्रॉब्लम्स मांगी है इन्होंने, तो प्रॉब्लम्स ही लिखनी है। अगर यहाँ पे होता फॉलोइंग मे अफेक्ट टीएससी व्हेन एंटरिंग, तो आप इसमें पॉजिटिव भी लिख सकते थे, नेगेटिव भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इधर प्रॉब्लम्स की बात की है तो आपने प्रॉब्लम्स ही लिखनी है, ठीक है। मे इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट, ये क्या है आपका नॉलेज पॉइंट। Explain. There may be different preferences for types of sports. अब sports उसकी basically application. Played in the market, a market in another country. ये analysis हो गया. As TSE may need to adopt its sports equipment to the ones required for this market. ये further analysis हो गया. उसी point को मैंने further explain करना, ये further analysis होता है, ठीक है। या आप इसी पॉइंट के फर्दर एलैबोरेट करके उसके प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे कि इवेंचुअली क्या लॉस हो रहा है, उसको हम कहते हैं कि आपने ये फर्दर एनालिसिस है, ठीक है। सो अगेन रिपीटिंग, मे इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट, ये आपका नॉलेज पॉइंट हो गया। देयर मे बी डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि जाहिर है आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स की प्रेफरेंसेस होगी, आपको नहीं पता उस कंट्री में क्या स्पोर्ट्स प्ले करी जा रही है। ये आपके एप्लीकेशन हो गई, played in a market in another country, as TSE may need to adopt its sports equipment to the ones required in this market। तो उसको जाहिर है अपनी न्यू मशीनरी खरीदनी पड़ेगी न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस, और उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया तो फर्दर एनालिसिस हो गया। फर्दर एनालिसिस लाजमी करना है इन, अगर क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, भूलना नहीं है, उसके मार्क्स हैं। अगर आप फर्दर एनालिसिस नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। ये टेक्निक याद रखनी है, पहला नॉलेज, दूसरा एप्लीकेशन। आगे पीछे कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन पहले ही करनी है या एनालिसिस के बाद करनी है या फर्दर एनालिसिस। आप एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस के बीच में भी कर सकते हैं, आप नॉलेज के साथ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड देन फर्दर एनालिसिस, ये 4 पॉइंट्स आपके कंप्लीट होंगे, ओनली देन यू विल बी गिवन 8 मार्क्स, 4 मार्क्स इन दिस पार्ट एंड 4 मार्क्स फॉर द सेकंड पार्ट, ओके। अब आ जाए 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स के लिए सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि मार्किंग स्कीम में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स फॉर 12 मार्क्स। इसके अंदर वो चीजें नहीं होती कि आपने नॉलेज करना है, एनालिसिस करना है, इसके अंदर लेवल्स होते हैं। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 इज द बेसिक, जिसके मार्किंग आपको मिलेगी मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, ठीक है। इसके अंदर आपने कहना है लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। आपको एप्लीकेशन यानी कि नॉलेज आपका बस लिमिटेड है, आपको सिर्फ नॉलेज आता था, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, या आपने उसके एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज बताया ही नहीं। इस क्वेश्चन में एडवांटेज भी बताना है, डिसएडवांटेज भी बताना है, हर पॉइंट का एडवांटेज एलैबोरेट करके एक्सप्लेन इन डिटेल, जबकि जो डिसएडवांटेज है दैट नीड्स टू बी जस्ट एक्सप्लेन्ड, ठीक है, उसको इतना डिटेल में नहीं बताना, जस्ट एक्सप्लेनेशन देनी है। एडवांटेज का आपको लाजमी है कि आपने उसके अगर आपको एडवांटेज मांगा है तो यू हैव टू गिव knowledge, you have to give analysis, you have to give further analysis, and you have to do application, and with that you have to do disadvantage, और disadvantage में knowledge and analysis। in advantage में फिर से बता रहा हूं, advantage में आपने करना है knowledge, application, analysis and further analysis, जबकि disadvantage उसी पॉइंट का जब बता रहे हैं तो उसके अंदर knowledge और एनालिसिस, ना एप्लीकेशन करनी है ना फर्दर एनालिसिस करना है, ओके। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉप L3। जी सर जी सर के क्वेश्चन में सिर्फ बेनिफिट का बोला हो तो फिर जिससे एडवांटेज तभी लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेज नहीं लिखना। अगर ओके क्वेश्चन में वो खास तौर पे कह रहा है एडवांटेज ही मांग रहा है तो फिर एडवांटेज ही देने हैं, और उसमें सिर्फ एक ही एडवांटेज देना है। लेकिन ओके सर, फिर अच्छा, उसके कैसे मतलब मार्किंग होगी कि हाँ, एक फिर एक एक एक
फिर आपने उसको डिटेल में उसका एनालिसिस करना है, फर्दर एनालिसिस करना है, एप्लीकेशन करनी है और नॉलेज देना है, बस। तो वो ओके डिसएडवांटेज का सर। पार्ट हटा दिया हमने, ठीक ओके है। सर। ओके। जी जी। लेकिन अगर वो आपको जनरल पूछ रहा है कि डू यू थिंक इसके फायदे हैं या नुकसान है, तो फिर आपने हम्म। डिसएडवांटेज भी देना है और साथ एप्लीकेशन भी करने। ये ओके सर। अगर आपने डिसएडवांटेज नहीं लिखा और क्वेश्चन में हम्म। रिक्वायर्ड था, तो यू विल नॉट बी, आपको ट्रीट किया जाएगा L1 के ऊपर, जिसमें मतलब है कि ये देयर वाज अ लिमिटेड एबिलिटी टू डिस्कस, तो यू विल ओहो। नॉट बी ओके गिवन मोर देन 4 मार्क्स। ओके सर, जी कंक्लूजन सर का भी जी। बताएं। जी, सबर कर ले यार, पहले एक तो चीज शुरू करने दे, बड़ी जल्दी है तुझे कंक्लूजन में पहुंचने की है। सो L1 आपको तब मिलेगा जब आपने सिर्फ एक पार्ट डिस्कस किया, दूसरा पार्ट नहीं किया। हाँ, अगर आपको खाली एडवांटेजेस मांगे हैं और आपने एप्लीकेशन में कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने नॉलेज का पॉइंट दिया है, एप्लीकेशन दी है और साथ एनालिसिस किया है, फर्दर एनालिसिस नहीं किया, डिसएडवांटेज कर दिया है, उसका एनालिसिस कर दिया और उसके साथ फर्दर एनालिसिस कर दिया, इवन देन इट विल बी एक्सेप्टेड एज द टॉप पॉइंट, ठीक है। या सर आप रिपीट कर सकते हैं आप? एडवांटेज के साथ, या आप एडवांटेज के साथ फर्दर एनालिसिस कर दें तब भी ठीक है, आप डिसएडवांटेज जी के जी। साथ फर्दर एनालिसिस कर दें तब भी ठीक है। एडवांटेज या ओके सर। सर, डिसएडवांटेज में इतनी से तो किसी जगह ही नहीं एक, होगी पेपर में। यार कह रहा हूं किसी होती एक है, में, बहुत होती है। किसी एक में कह रहा हूं ना, दोनों में नहीं कह रहा। ओके 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 सर। लिख लो बेशक। या तो आपने, देखो सबसे पहले आपने नॉलेज किया, उसकी एप्लीकेशन की, एनालिसिस किया और फर्दर एनालिसिस किया, साथ जी में जी। डिसएडवांटेज का नॉलेज किया और उसका एनालिसिस कर दिया। ये 6 जी रिक्वायरमेंट्स है। सर। ओके सर। अब आप एप्लीकेशन खाली डिसएडवांटेज के साथ कर रहे हैं और एडवांटेज के साथ नहीं करे, इट इज एक्सेप्टेबल। ओके। आप फर्दर एनालिसिस एडवांटेज के साथ नहीं कर रहे, आप डिसएडवांटेजेस के साथ करें, इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन ये 6 पॉइंट्स पूरे होने चाहिए। आपने एप्लीकेशन की हो, आपने नॉलेज एडवांटेज का और डिसएडवांटेज का गिवन हो, आपने एनालिसिस किया हो दोनों का, एडवांटेज का और डिसएडवांटेज का, और आपने फर्दर एनालिसिस किया है। तो फर्दर एनालिसिस और एप्लीकेशन आप दोनों में से कहीं से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं कि आपने फर्दर एनालिसिस करना और आपने हर पॉइंट के साथ सिर्फ एनालिसिस किया है, आपने डिसएडवांटेज के साथ भी एनालिसिस किया है और एडवांटेज के साथ भी एनालिसिस किया है, then you will not be given higher marks. You will be given 1 mark for advantage and 1 mark for disadvantage. तो सर, ये जो मार्किंग होगी आर लेवल 1 के हिसाब से होगी ना? जी जी, लेवल 1 के हिसाब से होगी, बट लेवल 1 अगर आप लेते रहे तो चाहे बेशक आपने लेवल 1 8 ले लिए, ठीक जी है, जी। 8 लेवल 1 लिए हैं, लेकिन यू विल नॉट बी गिवन मोर देन 4 मार्क्स, ओके। ठीक है, बेशक 8 ले लिए। टू गेट more than 4 marks you have to get L2. L2 means that जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, further analysis लाजमी किया हो, तो सर एप्लीकेशन लाजमी की हो, जी जी। ओके एनालिसिस सर। लाजमी दोनों के साथ किया हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज लाजमी लिखे हो, तो ठीक सर है। आर जी जी। तो सर ये इसका फिर L1 का कोई फायदा नहीं, हम जितने मर्जी ले लें। L1 का आप 4 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएंगे, जितने मर्जी ले लें आप L1, ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ, सो आपको लाजमी है कि आपने इसको डिटेल्ड में एप्लीकेशन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। अब टू गेट L3, ठीक है, L3 लेने के लिए यू हैव टू गेट एटलीस्ट 2 L2, यानी कि 2 पॉइंट्स में L2 आना चाहिए आपका। अगर आपके 2 पॉइंट्स में L2 आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको कंक्लूजन में L3 मिल जाएगा। L2 किस तरह मिलेगा? L2 मिलेगा जब you have at least discussed one benefit, one disadvantage in detail, ठीक है।
हर पॉइंट को एटलीस्ट आपने डिस्कस किया हुआ हो इन डिटेल, ठीक है। और L3 में कंक्लूजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंक्लूजन क्या लिखा है। कंक्लूजन जो है उसके अंदर आपने सारे पॉइंट जितने ऊपर मेंशन्ड है उन सब के साथ कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बेहतर है। और अगेन इसमें वही 6 मार्क्स की टेक्निक याद रखनी है, डू नॉट रिपीट द सेम पॉइंट। ओके सर, लेकिन अगर क्वेश्चन में टू बेनिफिट्स का के बारे में बताया गया है और जी वही जी, पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो फिर इसको कैसे हम लिखेंगे? फिर आपने बताना है कि कौन सा बेहतर है और दूसरा क्यों नहीं बेहतर। तो सर वो वही सेम रीजन बतानी है जो ऊपर डिस्कस की होगी। नहीं, जैसे तो 6 सर मार्क्स में भी, जैसे 6 मार्क्स में हमने कहा था रिपीट नहीं करनी रीजन, कम अप विद ओके अनदर पॉइंट, ओके ओके। ठीक है। उसी तरह आपने इधर कंक्लूजन में करना है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, 12 मार्कर का मैं एक और क्वेश्चन जो है वो शेयर करना चाहता हूं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह करना है। एप्लीकेशन, डू नॉट मिस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट डू प्रॉपर फर्दर एनालिसिस एंड इंस्टेड विथ टू एनालिसिस पॉइंट। आपने फर्दर एनालिसिस सही नहीं किया तो आपको वही बात, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉरगेट कंपैरिजन इन कंक्लूजन, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नॉर्मल जो है क्या कहते हैं कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने लास्ट 2 इयर्स में चेक किए हैं पेपर, और उनमें जो मिस्टेक्स बार बार सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि बच्चे एप्लीकेशन करना मिस कर देते हैं, खास तौर पे कंक्लूजन की में। कंक्लूजन में तो लाजमी करनी है एप्लीकेशन, फर्दर एनालिसिस करना भूल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ एनालिसिस करते हैं और बस। तो एनालिसिस आपने एडवांटेज के साथ भी करना है, डिसएडवांटेज के साथ भी करना है। फॉरगेट कंपैरिजन, कंपैरिजन करना भूल जाते हैं, ठीक है। और रिपीट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि अगेन विल नॉट गिव यू मार्क्स, रिपीट करना शुरू कर देते हैं, वही बात जो ऊपर लिखी है उसी को कंक्लूजन में लिख दिया। नहीं, कम अप विद मोर पॉइंट्स, ठीक है, डू नॉट रिपीट द सेम। अच्छा जी, अब हमने A2 का कैसे, P2 का कैसी तैयारी करनी है। अगेन डू पास पेपर्स, रीड मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम्स को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है। फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, फॉर्मूलाज लाजमी लगाने हैं। जहां पे आपको लगे कि ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है वहां पे फॉर्मूला यूज करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लाजमी निकालनी है। डोंट थिंक कि मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा तो मेरे फिर भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। if you are not using gross profit margin, you are not using profit ratio margin, you are not using asset liquidity test ratio, you are not using gross profit ratio, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। you have to get around 10 marks to 12 marks, you have to do कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस लाजमी करनी है, ठीक है। डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है बिकॉज वी डू नॉट डू डेफिनेशंस इन P2, ठीक है। टाइम जरूर करें, मेक श्योर दैट यू हैव गॉट 1 minute for at least 1 minute for each mark that you are attempting, or keep these slides in your mind, read very carefully the question paper, और वो जो insert मिलेगा उसमें हाईलाइट कर लें ताकि आपको पता हो कि कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं फॉर एप्लीकेशन। कीप जी योर जी। आंसर वेरी क्लियर एंड वेरी ब्रीफ। लंबे लंबे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रीफ छोटे छोटे सेंटेंस। लंबे लंबे आंसर का मतलब है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, छोटे सेंटेंसेस बट टू द पॉइंट, ठीक है। और अपना पेपर जरूर चेक करना है एट द एंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने अपेंडिक्स 1 और 2 दिया हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4B। और इसके अंदर कंपनी ए और कंपनी बी दी हुई थी और उन्होंने डेटा दिया हुआ था डिफरेंट, ठीक है, और प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ था। अब इसमें देखो, इस बच्चे ने कोई ज्यादा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसने लिखा है कंपनी ए हैव 20 million लेस एक्सपेंसेस देन कंपनी बी, ठीक है। इसका कोई मार्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल इज 50 million लेस देन कंपनी बी, कोई मार्क नहीं मिला। दिस मींस दैट ओवरऑल दे हैव लेस टोटल कॉस्ट, अगेन कोई मार्क नहीं मिला। प्रॉफिट फॉर दिस कंपनी इज 100 माइनस 80, देखो कैलकुलेशन जैसी उसने की उसको L2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। सो कैलकुलेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू डू कैलकुलेशन, ठीक है। तो
100 ml और 80, एक कंपनी के 80 मिलियन थे, एक के 100 मिलियन थे, तो वो मैंने क्या लिखा है उसके साथ एप्लीकेशन, किसने एप्लीकेशन की है, और दूसरे के साथ 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन दे दिया उसने, ठीक है, ये कैलकुलेट करके उसने निकाला है, तो इसलिए उसे 20 मिलियन का मैंने L2 दे दिया। फिर उसने यहाँ पे एक और कैलकुलेशन की है, प्रॉफिट फॉर दिस कंपनी इज 200 माइनस 150, 50 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट निकाला है उसने फ्रॉम द सेल ऑफ हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स। अब उसने यहाँ पे भी एप्लीकेशन की भी है, ठीक है, टोटल कॉस्ट उसके कोई मार्क्स नहीं मिले, सिर्फ इस 50 मिलियन का उसको L2 मिल गया। 2 L2 ले लिए, इसका मतलब है कि उसको कंक्लूजन में L3 मिलना चाहिए। अब इन रिकमेंडेशन, I think company B should take over, even though they have high cost. In the end they receive 30 million more profit than the company A. इसने क्या किया, उसको कंपेयर किया है कि यार उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और फिर नीचे देखो उसने प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कंपनी A 20%, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कंपनी B 25%, इसके L2 मिले, ठीक है, और कोई किसी चीज का और कोई मार्क्स नहीं मिले, सिर्फ उन्होंने जो कैलकुलेशन की है उसका मैंने उसे 10 मार्क्स दे दिए। रेवेन्यू इज 100 ml, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 40 ml, 40 मिलियन, सॉरी, एक्सपेंसेस आर 40 एज वेल। अब इससे उसने कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकाला है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जी फैजान? टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं साथ। रेवेन्यू 100 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 40 है, एक्सपेंसेस 40 हैं, तो 100 माइनस 80 करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो कंपनी ए का प्रॉफिट आ गया, कंपनी बी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 200 माइनस 90 माइनस 60, ये हमारा प्रॉफिट निकल आया बी का। अब हमने कंपेयर कर लिया दोनों को, यही उसने काम किया, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की, कोई कुछ नहीं। हाँ, अगर इधर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकलना पड़ता वो भी निकाल लेते, ठीक है, उसके भी फॉर्मूलाज आपने पढ़े में। सो यू हैव टू डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बगैर आपको L3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कंपनी ए को जब आप दे रहे हैं, कंपनी ए की जब आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें आपने जब कैलकुलेशन कर ली 100 माइनस 80, 20 मिलियन आपने प्रॉफिट निकाल लिया, तो मैंने आपको L2 दे दिया। जब 2 L2 आपके पास होंगे ओनली देन यू विल बी गिवन L3, बट दैट विल बी इन द कंक्लूजन। L3 हमेशा कंक्लूजन में गिवन होता है, नॉट इन द पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें भी आपको L2 मिला है, इसमें क्यों मिला है, क्योंकि आपने 200 माइनस 150 किया है, तो 50 मिलियन आपके पास प्रॉफिट आ गया, तो मैंने इसके भी L2 दे दिए। अब आपने उसी को कंपेयर किया, मैंने आपको L3 दे दिया। प्रॉफिट मार्जिन भी निकाला हुआ है उसने, एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, इसके भी L2 मिले हुए हैं उसे, ठीक है। लेकिन इस प्रॉफिट मार्जिन को ही वो अगर एक्सप्लेन डिटेल में करता तो मैं इसका भी L3 दे देता, उसने इसको एक्सप्लेन डिटेल में नहीं किया हुआ। सो L3 इज व्हेन, यहाँ पे इसने प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, अगर यहाँ पे हाँ वो प्रॉफिट मार्जिन को जरा एक्सप्लेन कर देता तो यहाँ पे उसको L3 मिल जाता, यानी कि अगर मैंने उसे 10 मार्क्स दिए तो मैं उसका L3 के 12 मार्क्स देता, ठीक है, फुल मार्क्स आते उसको अगर उसने डिटेल्ड में इसको एक्सप्लेन भी किया होता। लेकिन क्योंकि उसने एक ही पॉइंट को डिस्कस किया है जो कि नॉर्मल है, वो उसके L3 उसी पॉइंट का मिला है, ठीक है। तो ये समझने की बहुत जरूरत है आपको कि आपने प्रॉफिट मार्जिन लाजमी या ग्रॉस प्रॉफिट, अगर इधर ग्रॉस प्रॉफिट को लेके वो उसको भी अगर डिस्कस करता तब भी हम उसको फुल मार्क्स देते। अच्छा, अब एक और गलती, जैसे आपने मुझे अभी कहा कि जी ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, दो आप कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन मुझे कैलकुलेशन के बजाय ग्रॉस प्रॉफिट की जगह आपने प्रॉफिट लिख दिया है। यू विल नॉट बी गिवन मार्क्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये प्रॉफिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू राइट इट प्रॉपर्ली और आपको पता हो कि वो क्या बात होनी है। सर ग्रॉस प्रॉफिट की हम ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना जो बुक में लिखी है कि वो 20 सेंट्स बना रहे हैं हर एक सेल के ऊपर। जी 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 जी, मतलब जी, ये उनका या तो कहते हैं कॉस्ट कम हुई है या जी। फिर कहते हैं उन्होंने प्राइस ज्यादा की है, ऐसे ही था हाँ, बुक के अंदर लिखा हुआ। जी जी, ऐसे ही ठीक है, है। ऐसे ही है, ठीक है। तो आपने उसको डिटेल में डिस्कस करना है कि अच्छा वो 20% बना रहे हैं, ये 25% बना रहे हैं, तो ये कैसे फायदेमंद है, ठीक है।
ये आपने चीजें, ये एनालिसिस में मैंने जो आपके साथ स्लाइड शेयर की है उसमें ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी पिछले साल भी नहीं आया, पिछले साल आया अक्टूबर नवंबर में, ये पेपर में नहीं आया, तो हो सकता है कि ये फिर, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का लाजमी आता है, तो इसको लीव नहीं करना किसी भी सूरत में। इसको सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस और प्रॉफिट एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, तो मतलब ये इस वो टॉपिक को लीव नहीं करना यार, टॉपिक की ये वो सही तैयारी आखिरी कर वाला लेना। टॉपिक है ना, ये वो हाँ जी, आखिरी वाला फिफ्थ टॉपिक का है ना जो सर? मैंने आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर की हुई हैं जी। जी जी। अच्छा, अगर ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आता है, अब ये देखो, ये मैंने बेसिक क्वेश्चन का लिखा हुआ है, इसमें पीस रेट का एक नॉलेज को डिटेल में डिस्कस किया, एनालिसिस बताया उसका फर्दर एनालिसिस किया और साथ एप्लीकेशन कर दी, ये एडवांटेज के पॉइंट के साथ, ठीक है। डिसएडवांटेज के साथ आपने एप्लीकेशन की, आपने एनालिसिस कर दिया, यू डू नॉट हैव टू डू फर्दर एनालिसिस विद इट, ठीक है, और यू डू नॉट हैव, यू हैव टू डू नॉलेज ओनली, ठीक है। जो आपको एप्लीकेशन नहीं करनी, अगर आपने ऊपर कर दी है तो ठीक है, नीचे बार बार नहीं करनी, मतलब या एडवांटेज में करनी है या डिसएडवांटेज में करनी है। फर्दर एनालिसिस भी या आपने एडवांटेज में करनी है या डिसएडवांटेज में करनी है, दोनों में नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको ये पूरे मार्क्स L2 के हिसाब से मिलेंगे। और फिर इसी तरह टीम वर्किंग को डिस्कस करना है, जॉब रोटेशन। अब ये मैंने रिकमेंडेशन देखें किस तरह लिखनी है। इंट्रोड्यूसिंग पीस रेट should be chosen as it will motivate 100 production employees to increase the output, to increase their wages, ठीक है। BB will earn a higher revenue of all output is sold and employees are less likely to leave the company। ये उसी पॉइंट का मैंने और ज्यादा एक्सप्लेन किया है, और बाकियों को कंपेयर कर लिया कि टीम वर्किंग may make employees feel more motivated but may not lead to a higher output, just happier production employee. Job rotation may not increase motivation if different tasks are equally boring on the production line. अब इसको मैंने उनके साथ कंपेयर कर दिया कि वो क्यों नहीं ज्यादा हमारे रेवेन्यू बढ़ाते, पीस रेट कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये जी मैंने जी उसको एक्सप्लेन माशाल्लाह। कर दिया और साथ उनको कंपेयर कर दिया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।